डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज हम लोग बात करेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में। साइकोडायनेमिक थ्योरी जिसको कि सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया, आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात पे होगा कि डेफिनेशन ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके पहले जो मेरे वीडियोस हैं जो कि रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड हैं या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और फॉर फ्री बुक्स इन PDF फॉर्मेट, easy to access and download, मेरी वेबसाइट www.mysocialbliss.com, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ से जाके फ्री बुक्स जो कि लॉ से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हों, सोशल वर्क या NCERT का कंप्लीट कोर्स, साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगी डेफिनेशन ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइकोडायनेमिक थ्योरी है क्या, या साइकोडायनेमिक स्टडी क्या है। तो साइकोडायनेमिक स्टडी is the interrelationship of various part of mind, personality or psyche as they relate to mental, emotional or motivational forces, especially at the unconscious level। यानी जो साइकोडायनेमिक स्टडी है ये इंटररिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ माइंड, हमारी माइंड की, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी साइकी की, जो कि हमारे मेंटल, इमोशनल और मोटिवेशनल फोर्सेस से रिलेटेड होती है, स्पेशली हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है, उन्होंने साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये इंट्रोड्यूस किया। उसमें जो उन्होंने बताया वो हमें बताया द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, यानी एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर जो होता है पर्सनैलिटी का, वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, he described the structure of personality. Freud developed a comprehensive theory which comprised 3 separate but interacting parts, यानी 3 अलग अलग जो हमारे माइंड के डिवीजन हैं लेकिन इंटरैक्टिव हैं। तो वो क्या क्या हैं? द id, द ईगो एंड द सुपर ईगो। सबसे पहले जो आता है id। अब हम ये जानेंगे id क्या चीज़ है। id यानी इज द पर्सनैलिटी कंपोनेंट है जो कि मेड अप ऑफ अनकॉन्शियस साइकिक एनर्जी। id जो है इट इज़ मेड अप ऑफ अनकॉन्शियस साइकिक एनर्जी से बना हुआ है, दैट वर्क्स टू सेटिस्फाई द बेसिक अर्ज, नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन माइंड। यानी जैसा हमें, जिस चीज़ में हमें प्लेजर आता है, जो चीज़ सोच के, जो चीज़ समझ के हमें अच्छा लगता है, हमारी नीड को, हमारी डिज़ायर को ये सेटिस्फाई करता है। तो द सोल फंक्शन ऑफ इट इज़ टू प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ एक्साइटमेंट और एनर्जी और टेंशन का रिडक्शन ऑफ द टेंशन और डाटा रिलीज इन द ऑर्गेनिज्म बाय इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो इट का जो काम है वो हमें सडन जो है प्लेजर महसूस कराना, हैप्पीनेस देना, हमारे टेंशन को रिड्यूस करना, ये काम करता है, जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से होता है ये काम। तो द एम ऑफ द प्लेजर प्रिंसिपल इज़ टू रिड द पर्सन ऑफ टेंशन, यानी पर्सन को निजात दिलाना टेंशन से, या अगर इम्पॉसिबल है निजात दिलाना तो कम से कम उसको रिड्यूस करना, डाउन करना द अमाउंट ऑफ टेंशन एंड टू ए लो लेवल ऑफ, एंड टू कीप इट एंड कॉन्स्टेंट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके इसको कॉन्स्टेंट रखना। ये है इड का रोल। तो जो इड का जो प्रिंसिपल है, इसमें नो कॉन्ट्रैक्ट विद
रियलिटी, इसका कोई भी कांटेक्ट जो है वो रियलिटी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है हम सोच रहे होते हैं। जैसे कि हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है, हमें जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जिन चीज़ों से हमें प्लेजर मिलता है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसी तरफ जाता है, जो हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है, हमारी डिज़ायर को पूरा करता है, हमारी नीड्स को पूरा करता है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए इसका जो रियलिटी से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। एक एग्जांपल देना चाहेंगे बच्चों की, जैसे बच्चे इन्फेंट स्पेशली, जिनको कि ये नहीं मालूम होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए खाना सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ एडिबल है नहीं है, यानी खाने के लायक है या नहीं है, लेकिन वो कहीं से भी कुछ उठाया और खा लिया बस। क्यों? क्योंकि उनकी प्लेजर को शांत करता है, उन्हें प्लेजर देता है, ये अच्छा लगता है, उनको लगता है कि बस कुछ भी उठाया मुंह में डाल लिया, तो यही उनको मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो द इट इज़ नॉट गवर्न बाय लॉज ऑफ रीजन्स और लॉजिक, यानी इट के पीछे किसी भी तरह का लॉजिक और रीज़न नहीं होता, क्योंकि कभी भी कुछ भी इंसान के दिमाग में आ सकता है। वो प्लेजर के लिए कोई भी सोच का घोड़ा जो है वो कहीं भी दौड़ सकता है। हम जो चीज़ें हमें हैप्पीनेस दे रही हों, खुशियाँ दे रही हों, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। एंड इट डज़ नॉट पोजेस वैल्यूज़, एथिक्स और मोरालिटी, यानी इससे हमारी मोरालिटी से, हमारी वैल्यूज़ से, हमारी एथिक्स से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। क्योंकि हमें अच्छा लगा, हमने सोचा, हमारे दिमाग को सुकून मिला, हमारा टेंशन हल्का हुआ, हमें प्लेजर मिला, और कभी कभी एक्साइटमेंट पैदा हुआ। तो जो चीज़ें हमें हैप्पीनेस देती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से हमारे दिमाग में आती रहती थी जब इट का ये जो सिस्टम होता। सो इट इज़ ड्राइवन बाय वन कंसिडरेशन ओनली टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने आप लोग को चाइल्ड का ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया। उसके बाद आता है हमारा ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो, एज द ईगो डेवलप, जैसे जैसे ईगो हमारे अंदर डेवलप होती है, द यंग चाइल्ड लर्न्स टू कोप विद द रियल वर्ल्ड। जो एक बच्चा होता है वो रियलिटी में आना सीखने लगता है, उससे निकलना सीखना शुरू कर देता है कि हमें कैसे निकलना है इसमें से, किस तरीके से हमको फेस करना है, कैसे सामने आना है, क्या चीज़। अब छोटे बच्चे से लेके जो छोटा बच्चा जब समझदार हुआ, इन्फेंट से जब वो चाइल्ड वाली पोजीशन में आया, तो उसको लगता है कि अब हम जो है किस तरीके से, हमें कौन सी चीज़ एडिबल है, कौन सी नहीं है। अब हमारी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए हमें खाने की ही चीज़ें चाहिए, उसमें भी हमें मीठा पसंद है तो हम मीठा खाएंगे, नमकीन पसंद है तो नमकीन खाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी ईगो डेवलप होना शुरू हो गई। तो as the ego develops, the young child learns to cope with the रियल वर्ल्ड, यानी रियलिटी से उसका सामना होना शुरू हो जाता है। सो द ईगो ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे कि इट जो था उसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि हम लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं अपने प्लेजर के लिए। जो भी चीज़ें हमारे दिमाग को सुकून दें, माइंड को हमारे हल्का रखें, हमारे टेंशन को रिड्यूस करें, हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो ईगो जब हमारी डेवलप होने लगती है, जो ईगो बिल्डअप होने लग जाती है, तो क्या होता है? हमारा सामना होता है रियलिटी से। तो ईगो के ऊपर जो प्रिंसिपल काम करता है वो रियलिटी का प्रिंसिपल काम करता है इंस्टेड ऑफ द प्लेजर। वहाँ से प्लेजर हट के रियलिटी उसकी जगह पे आ जाती है। तो रियलिटी मीन्स विच एग्जिस्ट, जो भी बात, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती हो वो हो गई हमारी रियलिटी। तो द एम इज़ टू पोस्टपोन द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी। इसका एम क्या हुआ? द पोस्टपोन ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी, यानी रियलिटी के बारे में सोचना है, ये जानना है कि रियलिटी क्या चीज़ है। हम अपनी फैंटेसी वाली दुनिया से बाहर निकल के आते हैं। अब जैसे बच्चे का ही एग्जाम्पल दिया था, मैंने बताया कि जो चाइल्ड है ही हैज़ टू लर्न नॉट टू पुट जस्ट एनीथिंग इनटू द माउथ, कुछ भी उठा करके अपने मुंह के अंदर नहीं रखना। व्हेन ही इज़ हंग्री एंड ही हैज़ टू लर्न टू रिकॉग्नाइज द एडिबल थिंग्स, यानी जो चीज़ हमारे लिए खाने की है हम उसी को मुंह में रख सकते हैं। हर चीज़ को ज़मीन से चलते फिरते उठा के, जैसे कि बच्चे उम्मन आदत होती है उनकी कि मुंह में रख लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो अदरवाइज ही विल हैव सम पेनफुल एक्सपीरियंसेस। उसको ये भी पता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ पेनफुल भी हो सकता है, कुछ गलत चीज़ हमने खा भी हम सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? नंबर आता है, तीसरा जो पार्ट आता है तो वो हुआ हमारा, तो जो हमारी ईगो हुई वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड से रिलेट होती है, क्योंकि हम कॉन्शियस हो जाते हैं वहाँ पे। हमारा माइंड जो है अनकॉन्शियस की जगह, इट जो है वो अनकॉन्शियस माइंड से है, और जो हमारा ईगो डेवलप हुआ वो हुआ हमारे कॉन्शियस माइंड से। उसके बाद आता है हमारा सुपर ईगो, यानी मोरल प्रिंसिपल्स। सुपर ईगो होता है यानी मोरल और जुडिशियल कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी।
अब क्या हुआ, द सुपर ईगो जो है इट इनकॉर्पोरेट सोशल स्टैंडर्ड्स अबाउट रिप्रेजेंट राइट एंड रॉन्ग। अब एक सोशल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमने गलत किया तो हम पनिश भी हो सकते हैं, या हमारे लॉ के ख़िलाफ़ ये बात हो सकती है, या फिर हमको रिवार्ड भी मिल सकता है अगर हम अच्छा काम करते हैं या सही करते हैं। तो सुपर ईगो इज़ मेड अप ऑफ 2 सब सिस्टम्स। सुपर ईगो जो है वो 2 सब सिस्टम से बनी हुई है। नंबर 1 जो है वो ईगो आइडियल, जो हमारी ईगो आइडियल होती है, और नंबर 2 जो है हमारा कॉन्साइंस। कॉन्साइंस क्या होता है, हमें गलत और सही की पहचान बताने वाला। हमें पता लगता है वहाँ से कि हम कॉन्साइंस और हमारा जो ये ईगो आइडियल है वर्क कैसे करता है, ये डिपेंड करता है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। यानी एक बच्चा जो है उसका लर्निंग प्रोसेस उसकी फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। वो वहीं पे सीखता है कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, और ही बिकम अ सोशलाइज्ड मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। सो साइकोलॉजिकल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट एम्प्लॉयड बाय द सुपर ईगो, यानी रिवार्ड और पनिशमेंट की पहचान, कौन साइंस हमारा वहीं वर्क करता है, किस चीज़ को करने से हमें रिवार्ड मिलेगा, क्या चीज़ें हमें पनिश करेंगी। एंड सुपर ईगो आर फीलिंग ऑफ प्राइड एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फ्योरिटी और रिस्पेक्ट बोथ। यानी सुपर ईगो से हमें ये मालूम हो जाता है कि ये हमारा इस काम को करने से हमें रिवार्ड मिलेगा या फिर हम पनिश भी हो सकते हैं। तो सुपर ईगो जो है, जो मोरल प्रिंसिपल हैं, वो जो है वो काम करता है हमारे कॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि हम अवेयर हो जाते हैं चीज़ों के बारे में, हम जानने लगते हैं। जिस माहौल में हमें जैसे सोशलाइज किया जाता है, जो हमारे अंदर हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, हमारे मोरल्स होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं, और एक हमारा जो लर्निंग बिहेवियर होता है उसी के अकॉर्डिंगली होता है, और उसी पे हमारा बिहेवियर जो होता है, जो हम सोशलाइज होने के बाद एक सोशल वेलबींग की तरह जो बिहेव करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। तो सुपर ईगो जो है, इफ़ द इड इज़ रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड द साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंस बायोलॉजिकल एंडोमेंट, and the ego is the resultant of one's interaction with objectivity or the reality in the world। यानी इट जहाँ हमें प्लेजर देता है, हम फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। वहीं हमारा जब ईगो बिल्टअप होता है, जब हमारा ईगो डेवलप होने लग जाता है, तो हमारा माइंड कॉन्शियस हो जाता है, उसके बाद हमें रियलिटी से हमारा सामना होता है। and province of higher mental processes, then the superego may be said to be the product of socialization। जैसे कि मैंने बताया कि सुपर ईगो हमारा डिपेंड करता है सोशलाइजेशन के ऊपर, एंड द व्हीकल ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। तो सोशलाइज जब होते हैं हम अपने कल्चर को अपने सबसे पहले अपने परिवार में रहकर, सोशलाइजेशन के एजेंसीज क्या क्या हैं, हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारे जो भाई बहन हैं, हम जिनके बीच में पलते बढ़ते हैं, हमारा जहाँ पे हमारा कल्चर जिस तरीके का है उससे हमें सोशलाइज किया जाता है। हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्कूल होता है एक चाइल्ड का, वो उसकी घर होता है, और जो मदर होती है उसकी फ़र्स्ट टीचर होती है। जो प्राइमरी टीचर्स होती है, फर्स्ट टीचर जो दुनिया में होती है वो मदर होती है। वहाँ से बच्चे का लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो अपने भाई बहन को जैसे बढ़ता हुआ देखता है, या अपनी माँ को जिस तरीके से सही और गलत की पहचान कराते हुए देखता है, उसी तरीके से वो बच्चा सीखता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद होता है जैसे जैसे हमारी ईगो इज़ फॉर्म आउट ऑफ द इड, जब हमारी इड से बाहर निकलती है हमारी ईगो, एंड द सुपर ईगो इज़ फॉर्म आउट ऑफ द ईगो। यानी हमारी ईगो से फिर हमारी सुपर ईगो जब बाहर आती है, दे कंटिन्यू टू इंटरैक्ट एंड ब्लेंड विथ ईच अदर थ्रू आउट द लाइफ। यानी हम हमेशा इन चक्करों में एक हमेशा लड़ाई, एक फ़ाइट होती रहती, क्या सही है क्या गलत है, इसको करने से ये नुकसान तो नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पनिश हो जाएं, या फिर कोई लॉ हमसे टूट जाए। हम बाहर निकलते हैं, हमें किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे लोगों से मिलना है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा एजेंसीज जो होती हैं सोशलाइजेशन की, हमारी फैमिली, देन हमारा नेबरहुड पीयर ग्रुप, और उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूशन है, या फिर हमारा मीडिया है, या हमारा रिलीजन। हम इन सब रिलीजन से तो हम अपनी फैमिली से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो हम वहीं से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद
उसी के बेसिस पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, तो किस चीज़ से हमें रिवार्ड मिलने वाला है या किस चीज़ को करने से हम पनिश हो जाएंगे। तो हमारा कॉन्साइंस जो है वो उसके अंदर उलझता रहता है। सो एज वेल एज द अपोजिशंस दैट डेवलप अमंग एज थ्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नेक्स्ट। उसके बाद थी फ्रूड्स थ्योरी ऑफ माइंड, यानी टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक जो थी वो क्या था, उन्होंने बताया इसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो कॉन्शियस माइंड क्या हुआ हमारा, कॉन्शियस माइंड इज ए पार्ट ऑफ आवर माइंड अबाउट विच वी आर अवेयर एट प्रेजेंट, यानी जिन चीज़ों के बारे में हम अवेयर होते हैं। जैसे कि मैंने ईगो डेवलप होने के बाद बताया था कि हमारा माइंड जो होता है उस टाइम कॉन्शियस हो जाता है, यानी हमारी अवेयरनेस जो होती है वो जाग जाती है, हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है क्या चीज़ खाने की है, क्या नहीं है, क्या चीज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। सो अ मैकेनिज्म विच डेवलप एज ए सोसाइटी। सो बेसिस फॉर फंक्शनिंग एंड अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये डिपेंड करता है हमारी फंक्शनिंग पे और जो उसके इफ़ेक्ट्स पे, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें हमें अवेयर हो जाते हैं हम उन चीज़ों के बारे में, कॉन्शियस। सो एट दिस लेवल वी आर अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स अराउंड अस एंड सर्टेन थॉट्स, यानी इस लेवल पे हम आकर के अवेयर हो जाते हैं सर्टेन थिंग्स और सर्टेन थॉट्स के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि क्या गलत है क्या सही, हमारा दिमाग उस पर चलना शुरू कर देता है। एंड आवर कॉन्शियस मेकअप अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हु वी आर, हमें बताना शुरू कर देता है कि हम कौन है, हमें किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे ग्रीट करना है, क्या हमारा बड़ों के साथ किस तरह का बिहेवियर होगा, बच्चों के साथ। तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, कौन सी सोसाइटी में कैसे बैठ के खाना खाना है, किस तरीके से बिहेव करना है वहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो द टर्म सबकॉन्शियस इज डिफाइंड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे दिमाग का, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड फीलिंग्स एंड इमोशन दैट यू सडनली एक्सपीरियंस अपॉन फेसिंग अ न्यू सिचुएशन। यानी जो हम लोग नई सिचुएशन को फेस करते हैं उसके बाद सडनली जो ऑटोमेटिकली जो हमारे ऊपर इमोशंस और एक्साइटमेंट जो ट्रिगर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अबाउट टू गिव अ प्रेजेंटेशन, अगर हमको कॉलेज में बुलाया जाए या सेमिनार के दौरान कि अब पोडियम पे आइए, आपको जो है अब प्रेजेंटेशन देना है, देन ऑल द फियर एंड एंजाइटी, उस टाइम में हमारे फेस पे कई तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। एंजाइटी बहुत सारी हो जाती है या फिर बहुत सारा टेंशन आ जाएगा, एकदम से डर एक अजीब तरह का होने लगता है कि हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, और बोल पाएंगे तो उसके बाद हमसे किस तरीके का ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होती है, तो उस तरह से किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम इंसल्ट हो जाएगी, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस टाइप के जो फीलिंग्स आती हैं वो हमारे ऊपर ट्रिगर करने लग जाती हैं। सो यू माइट एक्सपीरियंस आर इन फैक्ट लॉन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये फीलिंग जो होती हैं वो निकलती भी उसी से और कंट्रोल भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होती हैं। सो सबकॉन्शियस कंटेन्स मटेरियल जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ अवेयरनेस दैट कैन बी ईजिली रिट्रीव्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन नंबर्स, जैसे फ़ोन नंबर, तो चाइल्डहुड मेमोरीज हमारी, टेलीफोन नंबर किसी के सबकॉन्शियस में कोई नंबर रह जाता है, जैसे अगर जिस पे हमने ध्यान दिया तो वो नंबर हमारे दिमाग में रह ही जाता है। या बचपन में कोई अगर आज भी लैंडलाइन जब हम लोग यूज़ कर रहे होते थे, उसके नंबर आज भी, पहला फ़ोन हमारे पास जो था उसका नंबर आज भी दिमाग में है कि पहला फ़ोन हमारा कौन सा था, उसका क्या नंबर था, फर्स्ट टाइम जो BSNL से फ़ोन आया था। उसका चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज़ होती जो हम रिसेंट बातें भूल जाते हैं, लेकिन वो मेमोरीज़ आज भी हमारे दिमाग में मौजूद है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो हैं। सो द नेम ऑफ द बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम जो है जिसको आज भी हम नहीं भूल पाए हैं वो भी हमें याद रह जाते हैं। ऐसे हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं हम भूल भी जाते हैं उनको, बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स होते हैं भूल, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे जो बचपन में, कुछ स्पेशल फ्रेंड जो आज भी हमारी मेमोरीज़ में रहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, यानी एनॉर्मस माइंड। तो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड is which does not have heredity basis and it comes out as a result of unsuccessful and dissatisfied social interaction। ये हमारा
अनकॉन्शियस जो बिहेवियर है या अनकॉन्शियस जो पार्ट ऑफ माइंड है ये हेरिडिटरी नहीं होता है। ये हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल इंटरेक्शन से या फिर लाइफ में अनसक्सेसफुल होने पे ये हमारा जागता है अनकॉन्शियस माइंड। तब हम काम करने लग जाता है, जैसे कि जिन चीज़ों से हमें प्लेजर मिलता है फिर हम उन चीज़ों की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। सो अनकॉन्शियस इज़ दैट अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर, यानी उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, हमें मालूम नहीं होता कि किस तरह का रिएक्शन आएगा। बट दैट कैन बी नोन बाय द साइकोलॉजिस्ट। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी टेक्निक से इसके बारे में पता लगा लेते हैं बाय फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करके जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है या क्या है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अ डम बॉक्स फॉर अर्ज एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज़ डेट आर ट्राइड टू एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन, यानी बहुत तरह की जो फीलिंग्स हैं, बहुत तरह के जो आइडियाज़ हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है जिनके बीच में, जो हमें पेन देते हैं या फिर जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। सो दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द इड, ईगो एंड सुपर ईगो टेक प्लेस। तो इस जगह पे जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है जब किस तरह से काम करता है, जब हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं उसके बारे में पता लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ईगो, हमारा सुपर ईगो और हमारा इड जो है वो काम करता है। उसके बाद आता है हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म। अब हम लोग जानेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म क्या चीज़ है, ये इसी का एक पार्ट है। तो डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब इज़ ए कोपिंग टेक्निक डैट रिड्यूसेस एंजाइटी। हमारे अंदर जो एंजाइटी है उसको ये डिफेंस जो हमारी जो एंजाइटी को, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी टेंशन्स को, हमारे स्ट्रेस को रिडक्शन का जो काम होता है वो करता है हमारा कोपिंग टेक्निक्स जो है। सो इट अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और पोटेंशियली हार्मफुल इम्पल्सेस। ये जो अराइज होती हैं ये अनएक्सेप्टेबल पोटेंशियली हार्मफुल इम्पल्सेस से अराइज होती है। सो डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस, यानी अनकॉन्शियस माइंड में है, एंड आर नॉट टू बी कंफ्यूज विद कॉन्शियस कोपिंग स्ट्रैटेजीज। में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता हमारी कॉन्शियस कोपिंग स्ट्रैटेजीज के साथ इसका। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है ये विड्रॉल रिएक्शन, यानी डे ड्रीमिंग, नोमैडिज्म यानी प्लेस टू प्लेस, जॉब टू जॉब, तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स जागती हैं। रिप्रेशन, जैसे कि जो फीलिंग्स आती हैं मान ली कोई लव वन की या फादर्स डेथ पे उनके फ्यूनरल के टाइम में जिस तरह का फीलिंग आती वो हमारा रिप्रेशन हुआ। या रिग्रेशन यानी लेस मैच्योर बिहेवियर जो हमारा हुआ वो हमारा रिग्रेशन हुआ। या फिर डेनियल यानी हम अरेस्ट हुए ड्यू टू ड्रिंक, ये हुए हमारे डिफेंस। उस टाइम में जो हमारा रिएक्शन होगा तो वो हुआ हमारा डेनियल रिएक्शन। और ओवर्ट एग्रेसिव रिएक्शन, ओवर्ट एग्रेसिव रिएक्शन हुआ यानी डिस्प्लेस एग्रेशन, जैसे कुछ लोगों को गुस्सा आया और गिलास को खींच के मारा दीवार के ऊपर, ये हो गया हमारा ओवर्ट एग्रेशन जो होता है। जिन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, कुछ खींच के मार दिया, चला के मार दिया, तो वो हुआ हमारा ओवर्ट एग्रेसिव रिएक्शन। उसके बाद आता है स्केप गोटिंग और सेल्फ एग्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा हमारा एग्रेशन जब बढ़ गया तो आ जाते हैं हम सुसाइड की तरफ। इसके अलावा हमें लगता है कि अब मरने के अलावा कोई और चांस हमारे पास बचा नहीं है, यही आखिरी रास्ता है, अब हम अपनी जान ख़त्म कर देंगे, सुसाइड कर लेंगे तो ही हमारी लाइफ में हल निकल के सामने आएगा, या बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो सही रह पाएंगे, अदरवाइज़ मेरे लिए मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो इसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइज़ रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन है माइंड के जो डिफेंस के लिए आते रहते हैं, या हम मरने का सोच लें या कुछ खींच के मार दें या गुस्सा दिखा लें, ये चीज़ें हमारे माइंड से ही निकल के आती रहती हैं। तो रैशनलाइजेशन यानी हमारे ऊपर जिसने अगर चीटिंग किया तो हमें भी उसके साथ करना चाहिए, ये हमने इस तरह से कह के अपने दिमाग को समझा दे कि हम भी चीट करेंगे, तो अदर्स चीटेड मी एंड मी टू। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी यू से यू आर नॉट एंग्री एंड नॉट एक्चुअली यू रियली आर। हम बार बार दिखाते नहीं हम नाराज़ नहीं हैं, नहीं हम अरे नहीं हम हैप्पी, लेकिन हम एक्चुअली में होते हैं। सब्लिमेशन यानी
हॉस्टिलिटी थ्रू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, यानी अपने आप को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का हिस्सा बना के उन चीज़ों से उबरना या निकालना, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू अपने आप को निकालना, इंसल्टेशन यानी डिटैच इवन कोल्ड, और इंटेलेक्चुअलाइजेशन यानी बदला लेना, मर्डर कर देना, मार देना, तो ये सारी चीज़ें, और या फिर प्रोजेक्शन, अपना ब्लेम उठा के दूसरों के ऊपर थोप देना, ये हो गया हमारा कॉम्प्रोमाइज़ रिएक्शन। उसके बाद हमारी जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताई थी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। हमारी जो कुछ एजेंसीज़ हैं लाइक फैमिली, हमारा पीयर ग्रुप, हमारा नेबरहुड, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, या हमारे सोशल मीडिया, हमारी मीडिया है, दिस टाइम सोशल मीडिया भी है। तो हमारा जो प्रोसेस सोशलाइजेशन की हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो ये होती हैं। सोशलाइजेशन की कुछ स्टेजेस भी होती हैं, यानी ओरल स्टेज यानी 0 to 1 ईयर, जब हम इन्फेंट होते हैं, यानी बच्चा जो इन्फेंट होता है 0 से 1 ईयर के बीच में। तो लिबुबो इज सेंटर्ड इन ए बेबीज माउथ एंड इट गेट्स मच सेटिस्फैक्शन फ्रॉम पुटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब इन्फेंट होते हैं कुछ भी उठा लिया, खा लिया, कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आ गई, ले लिया, कहीं भी कुछ कर लिया, हमें फ़िक्र नहीं होती कि उससे हमें नुकसान पहुंचेगा या चोट लगेगी या फिर ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो फ्रॉइड सेड ओरल स्टिमुलेशन कुड लीड टू एन ओरल फिक्सेशन इन लेटर लाइफ, यानी इन दिस स्टेज लाइफ जो होती है, लाइफ आर ओरल और माउथ ओरिएंटेड एंड सच एज सकिंग, बाइटिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग। जो हमारी ये स्टार्टिंग लाइफ होती है फिर लीड करती है हमारी लेटर लाइफ के ऊपर जाके। सो वी सी ओरल पर्सनैलिटीज आर अराउंड अस एंड सच एज स्मोकर्स, नेल बाइटर्स और फिंगर च्यूअर्स जैसे होते हैं। तो एंड थंब सकर्स वो बचपन से स्टार्ट होती है और लास्ट तक हमारी जो हैबिट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो ओरल पर्सनालिटीज़ एंगेज इन सच ओरल बिहेवियर्स पर्टिकुलरली व्हेन अंडर स्ट्रेस, यानी किसी तरह का जब टेंशन होता है तो इस टाइप का बिहेवियर, कोई नाखून काटने लग जाता है, कोई मुंह में अंगूठा रख के चूसने लग गया, या किसी ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, तो इस सच काइंड ऑफ बिहेवियर्स दे डू। तो फिक्सेशन एट दिस स्टेज एट 2 पॉसिबल आउटकम्स। इस स्टेज पे जो फिक्सेशन होता है उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। नंबर 1 ओरल रिसेप्टिव पर्सनालिटी एंड ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी, किसी भी चीज़ को एग्रेशन के थ्रू निकालना या अपने ऊपर वो करके निकाल लेना। तो इम्पैक्ट्स ऑफ डिप्राइव्ड ओरल नीड्स यानी डिमांडिंग पर्सनालिटी और क्रॉनिक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड जो होते हैं, हमारे पेसिमिस्टिक एटीट्यूड्स होने लगते हैं। मिसट्रस्ट इन द एनवायरनमेंट, हमारा जो भरोसा होता है वह एनवायरनमेंट में ख़त्म होने लगता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारे अंदर, हम डाउन होने लगते हैं, एकदम सोचने लगते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, एंड इनएबिलिटी टू ऑब्टेन नीडेड सेटिस्फैक्शन, और हमारी जो सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज स्टार्ट होती है हमारी 1 से 3 ईयर्स में, यानी फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स एनल स्टेज कहते हैं इसको। तो उसमें जो हमारा चाइल्ड इज़ नाउ फुली अवेयर दैट दे आर ए पर्सन इन देयर ओन राइट, जहाँ पे हमारा ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे को उस टाइम तक मालूम हो जाता है कि क्या चीज़ खाने की है, क्या नहीं है, क्या करना है, किस तरफ जाना है, ऐसे चलेंगे, ऐसे खड़े होंगे, या आग की तरफ जाएंगे तो जल जाएंगे, तो चीज़ें महसूस करना, उस अवेयर होना शुरू हो जाता है। तो द चाइल्ड इज़ नाउ फुली अवेयर दैट दे आर पर्सन इन देयर ओन राइट, सो एंड दैट देयर विशेस कैन ब्रिंग देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द डिमांड्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। द ईगो हैज़ डेवलप, यहाँ उनकी ईगो जो है वो डेवलप हो जाती है। तो फ्रॉइड जो थे उनका बिलीव था दैट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट tends to come to a head in toilet training, in which adults impose restriction on when and where the child can defecate. इसके बाद जो है दिस स्टेज
जैसा कि हमने बताया कि टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ पर्टिकुलरली डिमांडिंग, यानी फिक्सेशन माइट ओकर। तो पीपल विद एनल फिक्सेशन ईदर गो थ्रू लाइफ होल्डिंग थिंग्स बैक। तो फिक्सेशन एट दिस स्टेज, यानी चीज़ों को फिक्स करना कि स्टेज कैन रिजल्ट इनटू 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो जो फिक्सेशन होता है वो 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एक बच्चे की, उसको मालूम होता है कि अब हमें जो वॉशरूम जाना है, हमें किस टाइम जाना है, उसकी फीलिंग स्टार्ट जाती है। सो इफ़ पेरेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट, अगर पेरेंट्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बिगेन टॉयलेट ट्रेनिंग टू अर्ली, बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने बहुत पहले ही टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, द इंडिविजुअल वुड बिकम सेवर ऑर्डरली एंड रिग्ड इन ऑब्सेसिव। वो अवेयर हो जाएगा चीज़ों के बारे में, ऑब्सेसिव हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं अब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इफ़ पेरेंट्स टेक एन अप्रोच दैट इज़ टू रिफ्लेक्सिव और बिगेन टॉयलेट ट्रेनिंग टू लेट, लेट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इंडिविजुअल वुड बिगेन एन अनटाइडी, वेस्टफुल और डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी। यानी एक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा वेल बिहेव करने लग जाएगा अगर पहले से शुरू से उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, वो स्ट्रिक्ट एक रूल के अंदर डिसिप्लिन हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है जिसके अगर थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे, पेरेंट्स कहेंगे अच्छा चलो बाद में धीरे धीरे करेंगे, सीख जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा खुद ही सीख जाएगा, जैसे होता है कुछ पेरेंट्स में। तो बच्चे क्या होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल उनके ऊपर से ख़त्म हो जाता है, एंड बीइंग केयरलेस एंड मैसी हो जाएंगे, अनटाइडी हो जाएंगे, गंदगी फैलाने वाले। तो उनको इन चीज़ों का ख्याल नहीं रहेगा कि क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ एनाटॉमिकल सेक्स डिफरेंसेस। ये होती है हमारी फैलिक स्टेज, यानी 3 to 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। तो चाइल्ड जो होता है यहाँ पे अवेयर हो जाता है एनाटॉमिकल सेक्स डिफरेंसेस के बारे में, यानी कॉम्प्लेक्सेस एट दिस स्टेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो द कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशन अराउजेस इन अ यंग चाइल्ड टिपिकली अराउंड द एज ऑफ 4 बाय एन अनकॉन्शियस सेक्शुअल डिज़ायर फॉर द पेरेंट of the opposite sex and wish to exclude the parent of the same sex। यानी जो एक अनकॉन्शियस सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है अपने, मतलब इसमें जो होता है कि जो डॉटर होती है यानी जो फीमेल बच्चा होगा उसका ऑटोमेटिकली जो अट्रैक्शन होगा वो फादर की तरफ, और जो मेल होगा मेल चाइल्ड का मदर की तरफ ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज़ के अंदर, एंड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गर्ल के अंदर होता है। उसके बाद हमारी जो स्टेज आती है ये है लेटेंसी स्टेज, यानी 5 और 6 टू प्यूबर्टी तक हमारी चलती है। इसमें क्या होता है, द चाइल्ड जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बिगिंग टू डिसॉल्व, जिसका जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। यानी द चाइल्ड रियलाइजेज दैट his her wishes and longings for the parent for the opposite sex cannot be fulfilled and will turn away from these desires। उसको पता लगने लगता है कि जो अट्रैक्शन उसका पेरेंट्स के लिए है वो यहाँ से फुलफिल नहीं होगा, एंड टर्न अवे फ्रॉम दिस डिज़ायर, और इन डिज़ायर से वो हटना शुरू कर देता है। एंड फ्रूड थॉट दैट मोस्ट सेक्शुअल इम्पल्सेस आर रिप्रेस्ड ड्यूरिंग द लेटेंट स्टेज एंड सेक्शुअल एनर्जी कैन बी सब्लिमेटेड टुवार्ड्स स्कूल वर्क, हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप। फिर उसकी वो जो सोच है, माँ बाप से जो लगाव है, जो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा एक जो अटेंशन होता था, वो चीज़ें अब दूसरे तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना फ्रेंड सर्किल मिलना शुरू हो जाता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, बच्चों में बैठना, फ्रेंड में बैठना, एक दूसरे के साथ रहना, स्कूल के वर्क को करना, अपनी हॉबीज़, अपने फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें उसको नज़र आने लगती हैं। तो वो माइंड जो है उधर से डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। सो मच ऑफ द चाइल्ड्स एनर्जीज आर चैलेंज और चैनल टू डेवलपिंग न्यू स्किल, नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए गेम्स खेलना, एंड एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, एंड प्ले बिकम्स लार्जली कंफाइंड टू अदर चिल्ड्रेन ऑफ द सेम जेंडर। उस तरफ जाने लग जाता है, यानी जो दूसरे बच्चे उसके साथ के हैं, सेम जेंडर के हैं, उनके साथ खेलना, उठना बैठना, घूमना उसको अच्छा लगने लगता है। अब आती है हमारी जेनिटल स्टेज, यानी प्यूबर्टी टू एडल्ट। अब
प्यूबर्टी स्टेज से एडल्ट स्टेज तक जो स्टेज होती है उसको कहते हैं जेनिटल स्टेज। तो इंडिविजुअल डेवलप एज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन पीपल आउटसाइड ऑफ द फैमिली। जो स्ट्रॉन्ग जो सेक्सुअल यानी जो इंटरेस्ट जागने लगता है अपनी फैमिली से बाहर। It is a time of adolescent sexual experimentation, the successful resolution of which is settling down in a loving one-to-one relationship with another in our 20s or so। यानी जिस टाइम में हम कहते हैं कि हमारा इन्फैचुएशन, किसी को भी देख के एक डिज़ायर आना, तो वो एज होती है जिस टाइम में इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती हैं। सो वाई यूज़ ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी इन सोशल वर्क। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम साइकोडायनेमिक्स थ्योरी को सोशल वर्क में क्यों यूज़ करते हैं। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वाई पीपल डू व्हाट दे डू। यानी ये हमें लोगों की जो साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है कि लोग इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एज ए सोशल वर्कर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस सामने आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो उन केसेस को सॉल्व करने के लिए, लोगों की मेंटालिटी को समझने के लिए ये जो थ्योरी है ये हमें मदद करती है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वाज हैपनिंग इन ए चाइल्ड लाइफ, यानी उसकी लाइफ में ऐसा क्या गुजरा जिसकी वजह से आज वो ये कर रहा है। तो उसके बिहेवियर को समझने के लिए, चाइल्ड के बारे में जानने के लिए, उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए ये इसका यूज़ करते हैं। So in current social work practice, psychodynamic theory is what the social worker uses when he or she looks at early attachment relationship and the development history of the client। किस तरीके से उसका development history था, उसका early attachment relationships क्या थे, कहाँ कहाँ involve रहा, क्या क्या interest था, इसके बारे में जानने के लिए psychodynamic theory को use करते हैं, and which includes past ट्रॉमा और एब्यूज़। किस तरीके से उसकी लाइफ में ऐसा क्या गुजरा जो आज वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद आता है हमारा जो है सोशल वर्क जो है, उसके अंदर हम साइकोडायनेमिक जो थ्योरी है उसको यूज़ करने का हमारा मकसद ही ये होता है कि हम इंडिविजुअल के पास्ट को सही तरीके से समझ सकें, उसकी लाइफ में उसके साथ क्या क्या गुजरा है उस चीज़ को जान सकें, और जानने के बाद प्रॉपर नतीजे पे पहुंच सकें कि वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस, क्यों इस तरीके के बिहेवियर उसके अंदर आया। किसी तरह के जो केस के अंदर अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस को चेक करें कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, या इस तरीके का उसके अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं माइंड में, इतना एग्रेशन क्यों है, इस चीज़ को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री को जानेंगे, उसकी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, या क्या हुआ, किस टाइप के रिलेशनशिप में था, पेरेंट्स से किस तरह का रिलेशनशिप था। साइकोडायनेमिक थ्योरी के थ्रू एक सोशल वर्कर इन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी की वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जा कर के वहाँ पे लिंक को देखिए, और बाकी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।